हेलो बच्चों। तो स्वागत है आपका पीडब्ल्यू की इस अमेजिंग ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। राइट, मैं ज्ञानेश्वर आपका केमिस्ट्री टीचर। हम लोग ऑलरेडी अलग अलग बैचेस में मिल चुके हैं। राइट, तो ये बैच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके बेसिक्स कवर करने के लिए। इवन जो 12th के बच्चे हैं उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रह जाएगा। आपको यहाँ पे पूरा बेसिक्स है, एटम क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, उनका डिस्कवरी कैसे हुआ, क्यों हुआ, उनके पीछे लॉजिक क्या था, इन सब चीज़ों को लेके स्टेट बोर्ड के बुक को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस बैच को आगे बढ़ाएंगे। तो आई होप आपको ये बैच बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे। और जब मैं क्लास पढ़ाता हूँ तो इसके लिए एक ही नेसेसरी कंडीशन है कि आप कुछ इस तरीके से पढ़े जैसे कि आप मेरे सामने बैठे हो, हमारा वन ऑन वन इंटरेक्शन हो रहा है, आप बढ़िया तरीके से नोट्स बनाते जाओ, क्लास का मजा उठाते जाओ। आपका जो क्लास रहेगा बेटा ये मराठी एज वेल एज हिंदी दोनों लैंग्वेज में चलता रहेगा। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि कभी कभी हिंदी ज़्यादा हो जाए, कभी कभी मराठी ज़्यादा हो जाए, तो टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे आपको जस्ट सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझना है। तो चलो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग सीधा स्टार्ट करते हैं। आपके पहला चैप्टर जो 11 का पहला चैप्टर है बेटा, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ऑब्वियसली स्टेट बोर्ड का जो बुक है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द एनसीईआरटी। कई सारा जो कंटेंट है वहाँ से एज इट इज उठाया गया है। और आप लाइक जेई या नीट जो है वो एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए काफ़ी सारी चीज़ों को करता है। तो हम लोग, हमारा मेन फोकस रहेगा स्टेट बोर्ड के बुक के ऊपर, और हम लोग साइमल्टेनियसली जहाँ पे भी कोई टॉपिक आता है ऑफ द वेरी गुड कंसेप्ट, तो हम लोग जेई एज वेल एज नीट इन टॉपिक्स को भी अपन टच करते रहेंगे। और आपको ऑलरेडी पता है कि आपको यहाँ पे पूरा सीईटी जेई नीट पूरी लेवल यहाँ पे फ्रॉम बेसिक्स, जिन बच्चों ने ऑलरेडी 9-10 में कई सारी चीज़ें सुनी होंगी तो उनको ये क्लासेस थोड़ा टीडियस या बोर लग सकता है, बट स्टिल विल ट्राई टू मेक इट एज सिंपलर एज पॉसिबल। जिन बच्चों ने कभी भी कुछ सुना नहीं है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ये क्लासेस हेल्पफुल रह जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा आपका पहला क्लास फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चैप्टर, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। राइट, तो मैं ज्ञानेश्वर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। तो आगे बढ़ते बेटा, आज हम लोग क्या क्या चीज़ें कवर कराने वाले हैं। तो हम लोग थोड़ा केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन देखेंगे। अभी ये इंट्रोडक्शन इट इज़ नॉट वेरी लिमिटेड टू बुक। ये जो इंट्रोडक्शन पढ़ते टाइम आप ये केमिस्ट्री को कोई भी कक्षाओं में आप देख सकते हो। लाइक एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन इमेजिन कि यहाँ पे केमिस्ट्री का किस तरीके से एप्लीकेशन हुआ होगा। राइट, तो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझो। और हमारा दूसरा टॉपिक रहेगा बेटा नेचर ऑफ केमिस्ट्री। बेसिकली आप इसको समझ सकते हो क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री, कि केमिस्ट्री की कौन कौन सी ब्रांचेस है, ऑर्गेनिक क्या होता है, इनऑर्गेनिक क्या होता है, फिजिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, ये चीज़ें क्या होती। तो यहाँ पे हम उसको डिस्कस कराएंगे। एंड लास्ट पॉइंट हम लोग आज डिस्कस कराएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जो हम लोग मेजर करते हैं। दुकानावर गेलो 1 किलो साखर आणली, 1 किलो, तर हे किलो कुठून आलं, कसं आलं, हे मेजरमेंटचे स्टँडर्ड्स काय आहे, तर ह्या गोष्टी आज आपण ह्या क्लासमध्ये इन डिटेल बघणार आहोत। तर चला सुरुवात करूया आजच्या क्लासला। राइट, चलो तो केमिस्ट्री के बारे में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे बेटा। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर। ये क्या है? मैटर का स्टडी। आपके आजू बाजू में जो भी मैटर आपको दिख रहा हो उसका स्टडी। मतलब क्या बेटा? स्टडी ऑफ केमिस्ट्री। आपके बाजू में पानी का बोतल पड़ा है, वाटर का स्टडी, उसी को अपन क्या बोलते हैं, जिस बॉटल में वो पानी भरा है उस बॉटल का स्टडी, वो किस मटेरियल से बना है। तो इट इज अ केमिस्ट्री इज व्हाट बेटा? स्टडी ऑफ मैटर। इट्स अ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बेसिकली। राइट, फिजिकल मतलब उसका अपीयरेंस कैसा है, कलर किस तरीके से है, या आप कोई भी चीज़ों से रिलेट कर लो, कोई भी चीज़ आपके सराउंड में जो भी मैटर है वो दिखता कैसे है, उसका स्मेल कैसा है, उसका कलर कैसा है, वो सॉलिड है, कितना ज़्यादा रिजिड है, वो इलास्टिक है या नहीं है, इन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे केमिस्ट्री के अंडर पढ़ते हैं बेटा। राइट, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। केमिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ मैटर। इट्स अ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल चेंज इन व्हाट बेटा? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। कोई भी चीज़ अगर लेट से आपने पानी को चूल्हे पे चढ़ा दिया ना, बर्नर शुरू कर दिया, तो पानी उबलने लगा,
तो पानी उबलते टाइम वो सरफेस से कुछ पानी जो इवेपोरेट होके आपको क्लियरली दिखाई देगा कि कुछ वाटर वेपर जो है बेटा वो निकल रहे हैं वहां से। तो दैट इज व्हाट बेटा, दैट इज अ चेंज। तो इन चेंजेस को पढ़ना, समझ में आ रहा है? कभी आपने कोई चीज का कलर चेंज होते हुए देखा, रेनबो क्यों दिख रहा है राइट? तो ये फिजिकल केमिकल जो चेंजेस है इनको पढ़ना मतलब क्या बेटा, केमिस्ट्री को पढ़ना। आपने लेट से वुड को जलाया, क्या हुआ, राइट? आप कोई केमिकल एसिड बेस को मिलाया, क्या रिएक्शन हुआ? तो इन सब चीजों को अपन केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, राइट? तो इंट्रोडक्शन वैसे अपन 4 घंटे भी इंट्रोडक्शन देखा ना तो भी बस नहीं होगा, क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री ऐसा ब्रांच है, तो आप कोई भी इंडस्ट्री में चले जा या आप आपके आजू बाजू में देख लो, तो केमिस्ट्री इज वेरी हेल्पफुल। आप खुद देख सकते हो केमिस्ट्री आपकी आंखों में मॉलिक्यूल्स है, रेटिनल, तो सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन होता है केमिस्ट्री। आपको चाहे मैं जो बोल रहा हूं ये टर्मिनोलॉजीज ना समझ में आए, बट इस चीज को जरूर महसूस करना है कि इन सब चीजों में केमिस्ट्री में बात कर रहा हूं, राइट? मेरा ब्रेन मुझे ये बात करने के लिए सिग्नल दे रहा है, कीमो सेंसर्स, न्यूरो सेंसर्स। तो ये जो मॉलिक्यूल्स का कमाल है बेटा, दिमाग में केमिकल लोचा हो गया, राइट? तो माने केमिकल्स का कुछ इम्बैलेंस हो गया, राइट? हार्मोन्स वगैरह, लाइक प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, ये सभी बायोमोलिक्यूल्स है, इनका स्टडी। तो देर इज नो लाइक स्मॉल लिमिटेशंस फॉर केमिस्ट्री। वैसे कोई भी सब्जेक्ट का अगर आप बढ़िया तरीके से पढ़ते हो, देर आर नो लिमिटेशंस, राइट? बट ऑब्वियसली एज ए केमिस्ट्री टीचर मुझे तो अपने सब्जेक्ट के बारे में भाई वाह वाह तो करना ही पड़ेगा, और वैसे वाह वाह करने वाली बात तो बिल्कुल है अपने सब्जेक्ट में, राइट? तो लाइक अपना अपना देखने का नजरिया होता है। तो चलो बढ़ते आगे की स्टोरी देखते हैं बेटा, कि ये जो नेचर ऑफ केमिस्ट्री, जैसे मैं आपको बोला, ये मैटर क्या होता है, प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर, स्टेट्स ऑफ मैटर, ये थोड़ा आगे इन डिटेल देखना ही है। बट नेचर ऑफ केमिस्ट्री में हमको मोस्ट इंपोर्टेंटली फोकस करना पड़ता है बेटा, टाइप्स और डिविजन्स, राइट? तो वन बाय वन देखते जाते हैं। ये टाइप्स या डिवीजन जब अपन देखते हैं तो यहां पे सबसे पहला वाला टाइप अपन देखते हैं बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि मेरा बहुत ही फेवरेट है, ठीक? ये टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं बेटा, राइट? इस बात को समझो। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है, आपके पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स है 118, कुछ बढ़िया तरीके से पड़े हुए एलिमेंट्स अगर देखा जाए तो अराउंड 100। तो इन सभी एलिमेंट्स में से ऐसा जो एलिमेंट है जो जिसका एटॉमिक नंबर है 6, इतना इंपॉर्टेंट एलिमेंट है बेटा कि उसको एक पूरा ब्रांच ही डेडिकेट कर दिया। तो चलो उसी का डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है बेटा? इट्स अ स्टडी ऑफ कार्बन, इट्स स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो कार्बन और उससे जो भी सारे कंपाउंड बने, कार्बन से कितने कंपाउंड बने, 1 2 3 4, हर सेकंड थाउजेंड्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ कंपाउंड हर सेकंड। जब अपन बात करें ना, इसी टाइम पे भी कई सारे नए ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐड हो रहे हैं। तो ऐसा इतना जबरदस्त केमिस्ट्री है कि हर सेकंड कुछ नए मॉलिक्यूल्स ऐड हो रहे हैं। तो यू कैन इमेजिन हर दिन कितने मॉलिक्यूल्स नए ऐड हो रहे हैं। तो इतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, तो ऑब्वियसली किसकी वजह से बेटा? कार्बन की वजह से। एक अकेले के कार्बन, तो कार्बन का ऐसा कौन सा गुण था, ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी था जिसकी वजह से एक पूरा का पूरा ब्रांच केमिस्ट्री का, इसको वैसे 3 मेजर ब्रांचेस है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। वैसे और भी कई सारे ब्रांचेस है, एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, राइट, मेडिसिनल केमिस्ट्री, नैनो केमिस्ट्री, कई सारे ब्रांचेस है। बट इन सारी ब्रांचेस को देखते टाइम आपको एक चीज का ख्याल यहाँ पे रखना है बेटा, कि 3 इंपॉर्टेंट ब्रांचेस है जो आपको यहाँ पे आपके सिलेबस में पढ़ने, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। तो पहले ब्रांच की बात करें अपन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो पूरा का पूरा ब्रांच एक सिंगल एलिमेंट को डेडिकेटेड कर दिया गया है। बात समझ रहे हो? तो कार्बन का ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी था, ऐसा कौन सा गुण था, वेरी इंपॉर्टेंट, ड्यू टू वेरी इंपॉर्टंट प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। प्रॉपर्टी म्हणजे काय? त्याचा गुण, असा कुठला गुण होता की त्याच्यामुळे
की कार्बनला एवढं इम्पॉर्टन्स आलं. बघा आता शिकत असताना तुमच्या डोक्यात काही बेसिक गोष्टी येत राहतील, त्यांचं पण मी त्या शंकांचं पण सायमल्टेनियसली निरासन करत राहतो. त्या शंका मी ज्या आहेत त्या सायमल्टेनियसली सॉल्व्ह करायचा पण प्रयत्न करत राहतो. काय होणार बाळा की आता तुम्ही 11th मध्ये आलेले आहात, तर खूप खूप गोष्टी ड्रास्टिकली चेंज होणार. म्हणजे खूप गोष्टी अशा काही खूप मुलं आपल्या गावातून असतात, त्यांना खूप सारे इंग्लिशचे वर्ड्स पण नाही कळत, तर त्यांनी काय करायचं बाळांनो, खूप जास्त मेहनत करायला लागणार आहे त्यांना, राईट. तर प्रत्येक तुम्हाला जर अर्थ कळत नाही तर यू हॅव अबंडंट सोर्सेस, गुगल करा, डिक्शनरी वापरा, त्यांचे अर्थ शोधा आणि त्याला चांगल्या चांगल्या पद्धतीने त्या सब्जेक्टला समजून घ्यायचा प्रयत्न करा. काय होणार आहे की कंटेंट नंतर इतकं जास्त वाढणार आहे, राईट. आणि इट इज ॲब्सोल्युटली पॉसिबल की आता जे शिकवतोय ते सगळंच्या सगळं टाळक्यात जाणं, इट इज नॉट ॲट ऑल एक्सपेक्टेड ऑल्सो, राईट. की सगळंच्या सगळं समजेल असं नेसेसरी पण नाही. हां, जे काही एक्सेप्शनल केसेस असतील त्यांना सगळ्या गोष्टी समजत असतील, बट असे खूप सारे मुलं, गावाकडचे पण मुलं असतील, त्यांना पहिल्यांदाच सगळ्या गोष्टी नाही समजणार, तर त्यांनी धीर सोडायचा नाहीये. कारण हे न समजणं हे खूप नॉर्मल आहे. जे तुमच्यासोबत होतंय हे हजारो लाखो मुलांसोबत पण होत आहे. आणि ज्यांनी हार मानली तो तिथंच थांबला, ठीक ना. थांबला तो संपला, ठीक आहे. म्हणून जर कळत नसेल ना तरी ते कंटिन्यू त्याला समजून घ्यायचा प्रयत्न करायचा आहे. आणि माझं काम पण तेच आहे की तुम्हाला जास्तीत जास्त गोष्टी इझी करून सांगणं, ठीक आहे ना. म्हणून जे लोक ऑलरेडी शिकले त्यांना हे थोडं टीडियस पण होऊ शकतं की काय सर किती बोरिंग, तुम्ही तर प्रॉपर्टीजचा पण अर्थ सांगताय. तर हे सुरुवातीला थोडं होत राहणार आणि नंतर जसे जसे क्लासेस पुढे जात राहणार, कुठलाही बॅकलॉग राहू द्यायचा नाही. सगळे क्लासेस ऑन टाइम प्रॉपरली सगळे क्लासेस अटेंड करायचे आहेत. तर पहिलं आपण पाहिलं व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, दॅट इज व्हॉट बेटा, दॅट इज अ कॅटिनेशन. दॅट इज व्हॉट बेटा, कॅटिनेशन. कॅटिनेशन बद्दल थोडीशी माहिती सांगून टाकतो. कॅटिनेशन काय असतं बाळा, व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टी ऑफ अन कार्बन. अच्छा, हँडरायटिंगचा पण जर अजून थोडा प्रॉब्लेम असेल ना तर मी जे बोलतोय ना माझ्या प्रोनाऊन्सिएशनकडे पण थोडं लक्ष द्या, ठीक आहे ना. एकदा हे सिंक झालं, ह्या दोघं गोष्टी जर सिंक झाल्या तर थिंग्स विल बी व्हेरी इझी. हां, कुठली प्रॉपर्टी बेटा, कार्बनची कॅटिनेशन. काय प्रॉपर्टी आहे, कार्बन स्वतः दुसऱ्या कार्बन सोबत बॉन्ड फॉर्म करून लॉंग चेन बनवू शकतो. लॉंग चेन कंपाऊंड. लॉंग चेन म्हणजे काय, एक कार्बन दुसऱ्या कार्बनला जुळला, तो दुसऱ्या कार्बनला जुळला, तो दुसऱ्या कार्बनला जुळला, हा कार्बन अजून दुसऱ्या म्हणजे कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म होऊ शकतो इन अ लॉंग चेन. तुम्ही म्हणणार सर दुसरे एलिमेंट नाही फॉर्म करत का, बिलकुल करतात, पण ते लॉंग चेन्स नाही फॉर्म करत. जसं नायट्रोजन सोबत बॉन्ड फॉर्म करतो, N2 मॉलिक्यूल, N ट्रिपल बॉन्ड N, राईट. नायट्रोजन बॉन्ड आहे, ऑक्सिजन डबल बॉन्ड, ऑक्सिजन पण बॉन्ड आहे, पण हे फक्त लिमिटेड आहे 2 इलेमेंटसाठी. तसं कार्बनचं लिमिटेशन नाही. जसं तुम्ही ग्लुकोज मॉलिक्यूल, एक कार्बन दुसऱ्या कार्बनला फॉर्म अटॅच होऊन 6 कार्बनची चेन बनवलेली आहे. जसं आपण पेट्रोल डिझेल वापरतो, त्यांच्यामध्ये काय कार्बनच्या चेन्स आहेत, कार्बनचे मॉलिक्युल्स आहेत. प्रोटीन इज व्हॉट, लॉंग चेन्स ऑफ कार्बन. म्हणून ही इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टी आपण जे खातोय, राईट, तर ते प्रोटीन किंवा कार्बोहायड्रेट्स, दिस आर कंपाऊंड्स ऑफ कार्बन, ऑर्गॅनिक मॉलिक्युल्स. बघा किती, इट्स अ ब्युटी ऑफ द ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. कॅटिनेशन म्हणजे काय बाळा, प्रॉपर्टी म्हणजे काय, गुणधर्म, गुण, प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट. इलेमेंट्स कुठला बेटा, मोस्ट इम्पॉर्टंटली कार्बन. कुठला इलेमेंट आहे हा, कार्बन. प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेमेंट टू फॉर्म बॉन्ड विथ सेम element and to form again long chains. म्हणजे एक कार्बन दुसऱ्या कार्बनला कनेक्ट होऊन लांबच्या लांब चेन बनवू शकतात. अशा याला आपण काय म्हणतो बाळा, कॅटिनेशन. खूप इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टी. म्हणजे तुम्ही एक्झाम्पल जर पाहिलं तर कार्बन दुसऱ्या कार्बन सोबत बॉन्ड फॉर्म करतो, हा दुसऱ्या कार्बनची व्हॅलन्सी म्हणजे एका कार्बनची कॅपॅसिटी किती बाळा, व्हॅलन्सी म्हणजेच कंबायनिंग कॅपॅसिटी, हे आपण पुढे बघणारच आहोत वेळोवेळी. तर एक कार्बनची व्हॅलन्सी आहे 4, राईट. तर मी इथं थोडक्यात याचे हायड्रोजन सॅटिस्फाय करून टाकतो, राईट.
इथं हायड्रोजन, इथं CH3, इथं CH3. गोष्टींना बघा तुम्ही, ह्या कार्बनला 3 हायड्रोजन, हे आपण ड्रॉइंग ऑफ ऑर्गॅनिक मॉलिक्युलच्या वेळी बघणारच आहोत. आपण असंही लिहू शकतो, असंही लिहू शकतो, काही प्रॉब्लेम नाही. म्हणून आपल्याला मोस्ट इम्पॉर्टंटली काय फोकस करायचं, कार्बनची अशी प्रॉपर्टी की कार्बन दुसऱ्या कार्बन सोबत बॉन्ड फॉर्म करू शकतो आणि लांब लांब चेन्स फॉर्म करू शकतो. ह्या प्रॉपर्टीला आपण म्हणतो कॅटिनेशन प्रॉपर्टी. तर आपण नेचर ऑफ केमिस्ट्री मधला पहिला टाईप पाहिला बाळांनो, ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. तर मग दुसरा पण बघून घेऊया बाळांनो, इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. काय बघणार आहोत आपण, इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. आता बघा एकट्या कार्बनला किती मोठी केमिस्ट्री बनली होती बाळांनो. 118 एलिमेंट पैकी फक्त एका एलिमेंटचा अभ्यास करायला आपण ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री म्हणत होतो, राईट. फक्त कार्बन आणि त्याचे कंपाऊंड्स, त्याला आपण काय म्हणतो. अच्छा, कार्बनच्या सोबत अजून हायड्रोजन, नायट्रोजन, सल्फर हे एलिमेंट्स पण येऊन जातात, बट मेजर काय आहे कार्बन. तर कार्बनच्या केमिस्ट्रीला आपण ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री म्हणतो आणि उरलेल्या सगळ्या एलिमेंट्सच्या केमिस्ट्रीला काय म्हणतो, इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. असं नाही की इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री इज नॉट इम्पॉर्टंट, राईट. आणि देर इज नो एक्झॅक्ट बाउंड्री लाईन, तुम्हाला हे पुढे सांगतोच मी, ठीक ना. ऑर्गॅनिक इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स मध्ये देर इज नो एक्झॅक्ट बाउंड्री लाईन. असं नाही की हा कंपाऊंड ऑर्गॅनिक, हा कंपाऊंड इनऑर्गॅनिक, असं 100% सगळ्या मॉलिक्युलसाठी नाही. हा मोस्ट ऑफ द मॉलिक्युलसाठी आहे. जसं CO2 ला म्हणताना आपण कार्बन पण आहे त्याच्यात, पण कार्बन कार्बनचा बॉन्ड नाही आहे, राईट. तो मग इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड आहे. तर तुम्ही म्हणणार सर त्याच्यात तर कार्बन आहेत, तरी पण तुम्ही इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड सांगताय. त्याच्यासाठी सांगितलं, अशी कुठली बाउंड्री नाही आहे की CO2 त्या बाउंड्रीच्या तिकडं ठेवायचा आहे की बाउंड्रीच्या इकडं ठेवायचं आहे. तर इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीचं माहिती बघून घेऊया, ठीक ना. स्टडी ऑफ रिमेनिंग ऑल एलिमेंट्स, म्हणजे कुठलं, अदर दॅन कार्बन ना, अदर दॅन कार्बन, ठीक ना. स्टडी ऑफ रिमेनिंग ऑल एलिमेंट्स अँड देअर कंपाऊंड्स. याला काय म्हणणार आपण, इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री म्हणणार. इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये तुम्ही कुठलेही मॉलिक्यूल घेऊ शकतात, जसं की मी म्हणतो HNO3, हायड्रोजन नायट्रोजन ऑक्सिजनने बनलेला आहे. H2SO4, राईट, हायड्रोजन सल्फर ऑक्सिजनने बनला आहे. जसं की CO2 कार्बन ऑक्सिजन. आता तुम्ही म्हणणार सर ही गोष्ट मी क्लिअर केली, याच्यात जरी कार्बन असला तरी कार्बन कार्बनचा बॉन्ड नाही. हा, तुम्ही याला ऑर्गॅनिक कंपाऊंड म्हणू शकतात, काही प्रॉब्लेम नाही. म्हणून देर इज नो एक्झॅक्ट बाउंड्री, राईट. चला, पुढचा जो टाईप आहे आपला इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री नंतर मी इथं लिहून टाकतो फिजिकल केमिस्ट्री. काय लिहून टाकतो बाळांनो, फिजिकल केमिस्ट्री. फिजिकल केमिस्ट्री म्हणजे मध्ये आपण अभ्यास करतो बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ मॅटर. म्हणजे कुठल्या प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, या खूप सिंपल गोष्टी सांगतोय. काही फिजिकल चेंजेस झाले, त्याचा कलर बदलला, काय झालं, राईट. म्हणजे सॉलिडमधून लिक्विडमध्ये गेला, किंवा त्याचं मास किती आहे, राईट, किंवा त्याचं एनर्जी किती आहे त्या मॉलिक्यूलमध्ये स्टोर, राईट. तर ह्या सगळ्या गोष्टी आपण फिजिकल केमिस्ट्रीमध्ये शिकतो. तर बघा आपण खूप सिम्प्लिफाय करायचा प्रयत्न करतो. फिजिकल केमिस्ट्रीमध्ये काय काय शिकणार आहोत आपण, प्रॉपर्टीज ऑफ मॅटर, पदार्थाचे गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ मॅटर अँड चेंजेस दे आर अंडरगोईंग. म्हणजे मॅटर कुठल्या कुठल्या गोष्टींमधून चेंज होतोय. म्हणजे जसं पाण्याचं बाष्पीभवन झालं, इव्हॅपोरेशन, तो वाटर इव्हैपोरेट हो गया, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, पानी जो लिक्विड स्टेट से था वो गैसियस स्टेट में चला गया. तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, कुछ फिजिकल चेंजेस हो रहा है. माने लिक्विड से वो गैस बन गया, उसको कंडेंस कर लिया, कंडेंस करके सॉलिडिफाई कर दिया, मतलब गैस से वो बन गया सॉलिड, फिजिकल चेंज हुआ. तो इसको अपन बोल देंगे बेटा मैटर. मैटर क्या है बेटा, यहाँ पे वाटर, पानी जो है वो, इसको अपन मैटर कंसिडर करें. जैसे कि आप रबर कंसिडर कर लो, रबर में इलास्टिसिटी है, राइट. अपन उसको स्ट्रेच कर रहे हैं, फिर से रिलीज कर रहे हैं. तो ये जो प्रॉपर्टीज है कोई भी सब्सटेंस की, उसको अपन फिजिकल केमिस्ट्री के अंडर पढ़ते हैं.
हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो ब्रांच है बेटा वो रह जाएगा एनालिटिकल केमिस्ट्री। कौन सा है बेटा? फोर्थ। वैसे बोलने के लिए अपन और 10 ब्रांच भी बोल सकते हैं, मैंने ऑलरेडी बोला। नैनो केमिस्ट्री बोल सकते हैं, ग्रीन केमिस्ट्री बोल सकते हैं, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री बोल सकते हैं, मेडिसिनल केमिस्ट्री, पर इन सब का जानकारी अपन यहाँ पे नहीं देखेंगे। जो इंपॉर्टेंट 4-5 ब्रांचेस है जैसे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, नेक्स्ट है आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री। क्या है बेटा? एनालिटिकल केमिस्ट्री, राइट। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री होता क्या है? सब्सटेंसेस का एनालिसिस। जैसे कि मान लो कोई भी कंपाउंड ले लो, जैसे प्रोटीन, तो प्रोटीन मेजरली जस्ट अज्यूम बना है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन से। तो इनमें कौन कौन से एलिमेंट है? पहली बात तो कौन कौन से एलिमेंट है तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया, वैसे मजाक बन गया। तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि कौन कौन से एलिमेंट है बेटा, कार्बन है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो 4 अलग अलग टाइप के एलिमेंट है। तो पहला सवाल एनालिटिकल केमिस्ट्री में आता है, कौन कौन से, कौन कौन से, राइट। नॉट ओनली एलिमेंट, कंपोनेंट भी देख सकते हैं। जैसे मिक्सचर है, कोई सब्सटेंस का मिक्सचर है, जैसे सी वाटर, सी वाटर में कोण कोण से कंपोनेंट है, म्हणजे क्या क्या है, काय काय आहे त्या समुद्राच्या पाण्यामध्ये, मीठ आहे, काही अजून दुसरे गोष्टी आहेत, काही ऑइली सबस्टन्सेस आहेत, राइट, काही प्लांट मॅटर आहे, पानी आहे, म्हणून कौन कौन से और कितने कितने, इस सवाल का जवाब कौन देगा बेटा, और कितने, ये आपको बताएगा एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं? एनालिटिकल केमिस्ट्री डील्स विथ एनालिसिस। ऑब्वियसली नाम में ही उसका काम छुपा है। अब ये एनालिसिस क्या क्या होता है बेटा? एनालिसिस क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव का मतलब कितने, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव मतलब कौन कौन से, इसके पढ़ाई को अपन बोलते हैं बेटा एनालिटिकल केमिस्ट्री। आई होप आपको यहां तक का जो भी क्लासिफिकेशन था वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टाइप जो है बेटा वो है बायोकेमिस्ट्री, राइट। तो 5th क्लासिफिकेशन बन जाएगा हमारा बायोकेमिस्ट्री। तो वैसे हर एक सब्जेक्ट का काफी वैरायटी ऑफ डेफिनेशन होता है, आपको जो सिंपलेस्ट या समझ में आ जाए उन वाली चीजों को आप फॉलो किया करो। तो बायोकेमिस्ट्री क्या रहेगा बेटा? एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री, एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री टू अंडरस्टैंड लिविंग सिस्टम केमिकल प्रोसेसेस, राइट। जो लिविंग सिस्टम में केमिकल प्रोसेसेस चलते हैं, जैसे आप ग्लाइकोलिसिस ले लो, राइट, या आप कोई भी क्रेब साइकिल ले लो, या हम लोग जो खाना खा रहे हैं हाउ इट डाइजेस्ट, पायरोलिसिस ले लो, तो कोई भी सॉरी ग्लाइकोलिसिस ले लो, तो कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो केमिकल चेंजेस होने वाले या केमिस्ट्री का एप्लीकेशन उसको बेहतर समझने के लिए एट सेलुलर लेवल या माइक्रो लेवल आप बोल सकते हो, तो उसी को अपन क्या बोल देंगे बेटा? बायोकेमिस्ट्री बोल देंगे। आई होप आपको ये क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। तो हम लोग अब जाते हैं बेटा मैटर की तरफ, राइट। तो मैटर आपको डेफिनेशन तो ऑब्वियसली पता रहेगा ही। मैटर क्या रहता है बेटा? एनीथिंग दैट हैज, क्या रहता है बेटा? आपको किसी को नहीं पता रहेगा। एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस, उसी को क्या बोल देते बेटा अपन? मॅटर बोल देते हैं। तो आपल्या आजूबाजूला जे पण काही आहे ना बाळा, इवन आपण स्वतः पण, हे सगळं काय आहे? मॅटर। मॅटर म्हणजे काय? अशी कुठलीही गोष्ट, आता ही डेफिनेशन आपण 8-9 पासून खूप वेळा ऐकलेली आहे, पाहिलेली आहे, पण याचा ऍक्च्युअल अर्थ समजून घेताना
तुम्ही याला अप्लाय करा मोर रिअल लाईफला, राईट? की तुमच्या आजूबाजूला जी पण गोष्ट पडलेली तुम्ही थोडं इमॅजिन करा, त्याला मास आहे, त्याचा शेप कसा आहे, राईट, त्याने किती स्पेस ऑक्युपाय केलेला असेल. आता तुम्ही थोडं जास्त डेप्थमध्ये या गोष्टींचा विचार करा. तर हे मॅटरचा ऑब्व्हियसली आपण स्टडी शिकणार आहोत. म्हणून मॅटर जे असतं ते 2 वेगवेगळ्या कॅटेगरीमध्ये डिफाईन केलं जातं. तर मी इथं लिहून टाकतो, क्लासिफिकेशन ऑफ मॅटर. क्लासिफिकेशन ऑफ मॅटर. तर याचं क्लासिफिकेशन करताना 2 इम्पॉर्टंट कॅटेगरीज होतात, आणि त्या कुठल्या कुठल्या असतात बाळांनो? एक असतो प्युअर सबस्टन्स. काय असतं बाळांनो? प्युअर सबस्टन्स. आणि दुसरं काय असतं बाळांनो? मिक्सचर. क्या रहता है दूसरा? मिक्सचर. अभी ये पूरा क्लासिफिकेशन आप जस्ट देखो, इसको हर एक चीज को अपन इन डिटेल में अपन देखने वाले हैं. तो प्योर सब्सटेंस फिर से मैं क्लास कैटेगराइज कर देता हूं एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में. क्या बेटा? एलिमेंट्स और कंपाउंड्स. मुझे पता है हैंडराइटिंग खराब है, बट आप मेरी आवाज, मेरे प्रोनाउंसिएशन और इसको जो लिख रहे हो आप, इसको सिंग करते जाओ. आई होप आपको समझ में आ ही जाएगा, राइट? ओके, आप इतना तो क्या कर सकते हैं अभी. मिक्सचर जो है बेटा, ये फिर से 2 कैटेगरीज में हो जाता है. एक रहता है बेटा होमोजीनियस. बहुत सारे लोगों ने इनके ये कुछ वर्ड्स सुने होंगे, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो पहली बार सुन रहे होंगे, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? यहाँ पे हर एक चीज को अपन एलैबोरेट करने वाले, इन डिटेल देखने वाले हैं, राइट? हेटेरोजीनियस, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस. वैसे एलिमेंट की बात करी जाए, एलिमेंट फिर से आपको 3 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे इसको. क्या बेटा? मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स, राइट? प्योर कंपाउंड अपन फर्दर क्लासिफाई नहीं करेंगे, राइट? ऐसा नहीं कि इनको फर्दर क्लासिफाई नहीं कर सकते, बट हमको यहां तक काफी है. इन हर चीज को तो हम लोग स्टार्ट करेंगे एलिमेंट से, माने प्योर सब्सटेंस से स्टार्ट करेंगे, और फिर हम लोग देखेंगे प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में अंतर क्या होता है. अभी आपको इनमें से अगर कोई भी टर्मिनोलॉजी नहीं समझ में आई होगी, नीड नॉट टू वरी. हर एक टर्मिनोलॉजीज को, प्योर सब्सटेंस क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, या वर्ड मेटल, नॉन मेटल क्या होते हैं, इन चीजों को अपन देखने वाले हैं, राइट? तो प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर की जब बात करी जाए, यहाँ पे कॉम्पोजिशन जो रहता है बेटा वो फिक्स रहता है. यहाँ पे कॉम्पोजिशन यहाँ पे फिक्स नहीं. अभी कॉम्पोजिशन होता क्या है वो आगे अपन देखते हैं, राइट? तो इनके बारे में जानकारी देखते हैं. फिक्स्ड, और इसको मैं बोल दूंगा डेफिनाइट प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स. मैं यहां पे एटम बोल देता हूं इसको. अभी एटम और एलिमेंट के बीच का डिफरेंस भी बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है अपने को, ठीक ना? फिक्स्ड और डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स irrespective of सोर्स ऑफ एलिमेंट बोल दो या कंपाउंड बोल दो, एलिमेंट और कंपाउंड और कंपाउंड. अभी देखते हैं, आपको फिर से लास्ट वाले स्लाइड पे लेके जाते हैं. आप यहां पे क्या देखे थे बेटा? प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट, और प्योर सब्सटेंस के 2 कैटेगरीज है, एलिमेंट और कंपाउंड. तो जब प्योर सब्सटेंस की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली दोनों की बात करेंगे. तो इसमें एलिमेंट और कंपाउंड आप कोई भी ले लो, उसमें एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ एटम रहता है. एग्जांपल देखते ना, एलिमेंट का एग्जांपल देख लेते बेटा. एलिमेंट का एग्जांपल ले, जैसे कि आयरन, कार्बन, कोबाल्ट, या आप कोई भी पीरियोडिक टेबल में जो भी मेंशन है, ऑल आर एलिमेंट्स. तो आप बोले सर एटम किसको बोलेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे एटम्स भी लिख दिया. बताते हैं. अभी कंपाउंड जो है, कंपाउंड का एक एग्जांपल लिख लेते हैं. यहाँ पे इनको एग्जांपल बोल देता हूँ, यहाँ पे एग्जांपल बोल देता हूँ. जैसे कि ग्लूकोज. ग्लूकोज क्या है बेटा? C6H12O6. अभी इसमें ग्लूकोज तुम
केन शुगर से बना लो, लैबोरेटरी में बना लो, कहीं से भी, दुनिया के कहीं भी किसी भी कोने से, या स्टार्च से, स्टार्च का हाइड्रोलिसिस करके ग्लूकोज बना, कैसे भी ग्लूकोज बना लो, ग्लूकोज में कार्बन 6 ही रहेंगे, हाइड्रोजन 12 ही रहेंगे और ऑक्सिजन 6 ही रहेंगे. परत एकदा सांगतोय, जेव्हा आपण प्युअर सबस्टन्सेसची गोष्ट करतो, याच्यामध्ये कॉम्पोजिशन जे असतं ते फिक्स्ड असतं, इररेस्पेक्टिव्ह. म्हणजे दुसरं एक्झाम्पल आपण बघूया, पाणी. पाण्यामध्ये पाण्याचा फॉर्म्युला H2O. तर तुम्ही पाणी जे आहे ते तुम्ही समुद्रातून घ्या, नदीतून घ्या, नळाचं पाणी घ्या, मिनरल वॉटर घ्या, दुसऱ्या कंट्रीमधून घेऊन या, दुसऱ्या ग्रहावरून घेऊन या, पाण्यामध्ये पाण्याचा फॉर्म्युला जो H2O आहे, तर त्याच्यामध्ये 2 हायड्रोजन आणि 1 ऑक्सिजनच आहे. म्हणून त्याचं प्रपोर्शन काय आहे, फिक्स आहे, इररेस्पेक्टिव्ह ऑफ सोर्स. ते कुठून आणलेलं आहे याच्याने काही फरक पडणार नाही. आय होप ही गोष्ट क्लिअर आहे. इथं मिक्सचर मध्ये काय असणार बाळांनो, प्रपोर्शन इज नॉट फिक्स्ड, indefinite or proportion of components. आता इथं इलेमेंट नाही लिहिते मी, इथं कंपोनंट लिहितोय मी. आता हे कंपोनंट्स काय काय असतात मी तुम्हाला सांगून टाकतो. हे इलेमेंट्स असू शकतात, ॲटम इलेमेंट लिहितो, ॲटम आता कन्फ्युजन नको. इलेमेंट्स असू शकतात, मॉलिक्यूल किंवा कंपाऊंड असू शकतात, एलिमेंट कंपाउंड, राइट. कशाचे, प्रोपोर्शन ऑफ कंपोनेंट्स इज नॉट फिक्स्ड. जसं की सिम्पलेस्ट एक्झाम्पल बघूया आपण, जसं की चहा. टी, तुम्ही चहा घरी बनवा, हॉटेलवर प्या, याच्यामध्ये पाण्याचं, शुगरचं जे कॉम्पोजिट. आता पाणी काय बाळा, हे कशापासून बनलंय, एक तर वॉटर प्लस शुगर, शुगरला मी ग्लुकोज लिहून टाकतो ना, वॉटर प्लस ग्लुकोज प्लस टी पावडर. टी पावडर मध्ये केमिकल कंपाऊंड्स आहेत, यांचं कॉम्बिनेशन वेगवेगळं असणार. ऑब्व्हियसली त्याचे जे सोर्स किंवा तुम्ही वेगळ्या ठिकाणाहून बनवत असणार, वेगळ्या ठिकाणाहून आणत असणार, त्याचे सोर्स वेगळे असणार. म्हणून तुम्हाला ही गोष्ट परत एकदा रिपीट करतो, प्युअर सबस्टन्स आणि मिक्सचर मध्ये याच्यात डेफिनाइट प्रोपोर्शन्स ऑफ एलिमेंट असतात, इररेस्पेक्टिव्ह ऑफ सोर्स. याच्यामध्ये कंपोनंट्स मध्ये वेगवेगळे कंपाऊंड्स मी इथं मिक्स करतोय. जसे की तुम्ही इथं अजून एक एक्झाम्पल लिहू शकतात, सी वॉटर, बेस्ट एक्झाम्पल. थर्ड मी एक्झाम्पल लिहून टाकतो, अलॉय. अलॉय मध्ये पण वेगवेगळ्या इंडस्ट्रीमध्ये, आता अलॉय ज्या लोकांनी शब्द ऐकला नसेल, इलेमेंट्सचं मिक्सचर करून आपण अलॉयज बनवतो, राईट. जसं ब्रॉन्झ, राईट, ब्रॉन्झ ब्रास, व्हेरी गुड एक्झाम्पल्स ऑफ अलॉय. तर याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रोपोर्शनमध्ये इलेमेंट्स मिक्स केले जातात, अँड दॅट इज हाऊ वी गेट व्हॉट बेटा, मिक्सचर. आय होप इट इज क्लिअर. अच्छा, तर आता आपण पुढे जाऊया, पुढे बघू घेऊया एलिमेंट्स. तर एलिमेंट्स काय असतात बाळांनो, एलिमेंट्स आर सिम्पलर सबस्टन्स. त्यांचं फर्दर डिव्हिजन होऊ शकत नाही, त्यांना फर्दर सिम्प्लिफाय आपण करू शकत नाही. म्हणून आपण एलिमेंटची डेफिनेशन लिहून घेऊया, ठीक ना. एलिमेंट्स आर सिम्पलर सबस्टन्स और प्युअर सबस्टन्स विच कॅन नॉट बी ब्रोकन डाउन इन टू व्हॉट बेटा, सिम्पलर सबस्टन्सेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल चेंज. तर एलिमेंट्सची डेफिनेशन लिहून टाकूया आपण. simpler substances which cannot be broken down by ordinary method, राइट. ऑर्डिनरी मेथडने आपण त्यांना ब्रेक डाउन करू शकत नाही, टू गिव्ह व्हॉट बेटा, ठीक ना, टू गिव्ह सिम्पलर सबस्टन्स. आणि याचं क्लासिफिकेशन आपण ऑलरेडी पाहिलेलं आहे. मी अगोदर हे स्टेटमेंट एकदा परत तुम्हाला एक्सप्लेन करतो. जसं की आयन इलेमेंट,
इलेमेंटला देर इज नो लिमिट. तुम्ही 1 ॲटम कन्सिडर करा, 4 ॲटम कन्सिडर करा, 1 किलो कन्सिडर करा, 10 किलो कन्सिडर करा, 1 टन कन्सिडर करा. आयन मेटल तर आयनच आहे, त्याला फर्दर सिम्प्लिफाय आयन इलेमेंटमध्ये करू शकत नाही. इट इज ऑलरेडी सिम्पलर फॉर्म. बट येस, मी त्या इलेमेंटचं एक ॲटमचं परत आयनायझेशन करून काहीतरी आयन्स फॉर्म करू शकतो, इलेक्ट्रॉन बनवू शकतो. नाव ड्युरिंग दिस प्रोसेस इट कॅन नॉट बी अचिव्ड बाय ऑर्डिनरी मेथड. ऑर्डिनरी मेथडने होणार नाही, त्याला व्हेरी डिफरंट कंडिशन लाईक इलेक्ट्रिक आर्क वगैरे वेगळ्या कंडिशनमध्ये तुम्ही त्याला आयनाइज करू शकतात. तर तुम्हाला ही गोष्ट कन्सिडर करायची किंवा लक्षात ठेवायची, इलेमेंट्स इज अ सिम्पलर फॉर्म, त्याला आपण फर्दर सिम्प्लिफाय करू शकत नाही. राईट. तर आता हे जे इलेमेंट्स आहेत मेटल, नॉन मेटल आणि मेटलॉइड्स मध्ये क्लासिफाय झालं. तुम्हाला ऑलरेडी ह्या गोष्टींबद्दल माहिती आहे की मेटल काय असतं, नॉन मेटल काय असतं, मेटलॉइड काय असतं. तर मी इथं पहिला पॉईंट लिहून टाकतो. इथं मला ब्लॅक पेन यूज करायला लागतोय. हा, तर पहिला पॉईंट लिहून टाकतो. तुम्हाला मेटलच्या प्रॉपर्टीज माहिती आहेत. मेटल्स आर व्हॉट बेटा? लस्ट्रस. मेटल्स आर व्हॉट बेटा? लस्ट्रस. दुसरा पॉईंट लिहून टाकतो मी खूप जास्त डेप्थ मध्ये जात नाहीये. मी तुम्हाला फक्त हे पॉईंट जस्ट ब्रशअप करायचा प्रयत्न करतोय. दे आर मॅलिएबल, दे आर डक्टाईल. काय असतात? डक्टाईल. गुड कंडक्टर ऑफ हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी. दे आर जनरली सॉलिड्स एक्सेप्शनल मर्क्युरी. नाही तर हे पॉईंट जस्ट सिम्पल. मॅलिएबल म्हणजे काय? मॅलिएबलचा मॅलिएबल अँड डक्टाईलचा अर्थ म्हणजे ते खूप आपण काय म्हणू शकतो, आपण त्यांना ठोकून त्यांचा पत्रा बनवू शकतो किंवा त्यांच्यापासून वायर पण बनवू शकतो. तर हाच अर्थ होणार. आपण नॉन मेटल्स काय असतात बाळांनो? नॉट लस्ट्रस एक्सेप्ट व्हॉट बेटा? डायमंड. डायमंड काय बेटा? लस्ट्रस आहे पण तो नॉन मेटल आहे. दुसरं नॉट मॅलिएबल. तिसरं नॉट डक्टाईल. व्हेरी सिंपल. फोर्थ, द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी. पुअर आर नॉन कंडक्टर. तुम्ही म्हणणार सर आमच्या बुकमध्ये तर पुअरच म्हटलेलं आहे. पुअर मध्ये तुमचं ग्राफाईट येऊन जाणार. एक्सेप्शन. ठीक आहे ना. आता तुम्हाला इथं गुड कंडक्टर लिहिलं असं, बट तसं नाही आहे. ग्राफाईट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी. पुअर कंडक्टर और नॉन कंडक्टर. राईट. मेटलॉइड्सच्या प्रॉपर्टीज काय असतात बाळा? प्रॉपर्टीज आर इन बिटवीन. प्रॉपर्टीज ऑफ मेटलॉइड्स आर इन बिटवीन व्हाट बेटा? मेटल्स अँड नॉन मेटल्स. केअरफुली बघा. आता यांचे आपण जेव्हा एस ब्लॉक बघणार आहोत, पी ब्लॉक बनणार आहोत, तेव्हा इन डिटेल तर हे बघायचेच आहेत, कुठला मेटल आहे कुठला नॉन मेटल आहे. पण ह्या गोष्टी तुम्ही खूप केअरफुली लक्षात घ्या, कन्सेप्ट समजून घ्या. म्हणजे काय? मेटलॉइड्स काय? ना धड पूर्ण मेटलच्या प्रॉपर्टी, ना धड पूर्ण नॉन मेटलच्या प्रॉपर्टी. म्हणजे काही प्रॉपर्टीज त्यांच्या मेटलच्या शो करतात, काही प्रॉपर्टीज नॉन मेटलच्या शो करतात. आता काही इट इज क्वालिटेटिव्ह. इथं आपण एक्झॅक्ट क्वांटिटी कोणकोणत्या हे आपण अजून बोललेलो नाही आहे. राईट. आय होप तुम्हाला मेटल, नॉन मेटल्स अँड मेटलॉइड्स यांच्यामधला डिफरन्स क्लिअरली कळला असणार. आपण पुढे जाऊया कंपाऊंड्स. आता बघा हे कंपाऊंड्स कुठून आलं, केअरफुली बघा. जेव्हा आपण प्युअर सबस्टन्सेस बघत होतो, प्युअर सबस्टन्सेस आर फर्दर क्लासिफाईड ॲज एलिमेंट्स अँड कंपाऊंड्स. तर कंपाऊंड्स काय असतात त्याची माहिती आपण आता बघणार आहोत. राईट. तो चलो देखते की ये कंपाऊंड्स होते क्या है. राईट. तर थोड्या वेळापूर्वी आपण तो कंपाउंड्स के बारे में देखते बेटा. तो कंपाउंड्स ऑलरेडी आपको पता है कंपाउंड्स क्या है बेटा? दीज आर प्योर सब्सटेंसेस. राइट. प्योर सब्सटेंस था which cannot be broken down
into simpler substance by ordinary change। यहाँ पे आप फिजिकल बोल सकते हो और केमिकल बोल सकते हो। आपके बुक में शायद ये सिर्फ केमिकल चेंज दिया रहेगा, बट फिजिकल भी कैसे रहेगा ये चीज मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करता हूं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लो बेटा, पानी। पानी में कई सारे मॉलिक्यूल्स है H2O के, तो आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके क्या H2O ही बनाओगे। तो आप इसको अगर हीट करते हो, लेट से ये था लिक्विड स्टेट में, इसको हीट करते हो तो यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम माने वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, वाटर जो है वो गैस में हो रहा है बेटा। तो वाटर जो है, एक मिनट, वाटर जो है बेटा वो गैस स्टेट में जा रहा है, बट वो वाटर से वाटर ही है, H2O से H2O ही है, बट उसका जस्ट फेज चेंज होगा। तो ये जो कंपाउंड था उसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहां पे बता देता हूं बेटा, ये जो कंपाउंड्स होते हैं इनमें फिक्स्ड रेशियो ऑफ एलिमेंट होता है या एटम्स होता है। कंपाउंड्स एज, या कंपाउंड्स क्या होता है बेटा, स्पेलिंग गलत नहीं, मैं कंपाउंड्स को शॉर्ट में ऐसे लिख देता हूं, ठीक है ना, COMPDS, आगे से मैं वैसे ही लिखूंगा, बट अभी के लिए फिर से लिख देता हूं। कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ व्हाट बेटा, टू और मेनी सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज, एंड एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। दूसरा पॉइंट भी लिख देता हूं, एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन, ये पॉइंट तो अपन ऑलरेडी देख लिए थे, बट फिर से एक बार जस्ट रिवीजन के तौर पे बोल देता हूं। तो एग्जाम्पल के तौर पे लिख देते हैं C6H12O6, कार्बन 6, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन 6। आई होप आपको ये कंपाउंड माने जो पूरा क्लासिफिकेशन था, अभी हमारा सिर्फ मिक्सचर बचा है। हम लोग प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के बारे में बात कर रहे थे, थोड़ा सा रिवीजन बता देता हूं। तो प्योर में हम लोग देखे एलिमेंट्स और कंपाउंड, एलिमेंट में देखे हम लोग मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। कंपाउंड में के बारे में क्या देख रहे हैं, कंपाउंड क्या बेटा, प्योर सब्सटेंस है, उनको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। एलिमेंट के बारे में भी यही चेंज, यही बात देखी थी, राइट। बट यहाँ पे फर्क और क्या आ गया कि कंपाउंड जो बेटा 2 या उससे ज्यादा एलिमेंट से बना हुआ होता है, राइट। आई होप आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अच्छा, कंपाउंड्स के बाद मैं मिक्सचर के बारे में यहाँ पे था नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे बोल देता हूँ मिक्सचर्स। हाँ, तो मिक्सचर के बारे में तो ऑलरेडी बोल दिया था इस वाले स्लाइड में, आप देख लो, यहाँ पे मिक्सचर के बारे में तो बोल दिया था, बट मिक्सचर के टाइप नहीं बोले थे। आप देख रहे हो कि यहाँ पे मिक्सचर क्या होता है बेटा, इसमें फिक्स्ड प्रोपोर्शन नहीं रहता, प्रोपोर्शन ऑफ कंपोनेंट्स इज नॉट फिक्स्ड। कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, माने मिक्सचर में 2 या 3 अलग अलग कंपोनेंट मिनिमम होते हैं। तो बस हमको वही होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस क्या होता है वो अपन इन डिटेल यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पहला आ जाएगा बेटा आपका होमोजीनियस और दूसरा हेटेरोजीनियस। देखो, मैं डेफिनेशन से ज्यादा जो आपके एग्जाम्पल्स है या इमेजिनेशन है उस पर ज्यादा फोकस रहेगा बेटा मेरा। एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बोलता है होमोजीनियस का एग्जाम्पल क्या होता है, हेट्रोजीनियस का एग्जाम्पल क्या होता है। जैसे कि पानी में आपने डाल दिया नमक, पानी में क्या डाल दिया बेटा आपने, नमक। तो आपको यहाँ पे एक छोटी सी चीज, या नमक प्लस शुगर भी जोड़ दो आप, सॉल्ट प्लस वाटर। एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं यहाँ पे, एग्जाम्पल, राइट, वाटर प्लस NaCl प्लस ग्लूकोज। आपको ये अगर मिक्स कर दिया आपको क्या मिल गया बेटा, क्लियर सॉल्यूशन, बोलो हाँ या ना। और आपको सभी के सभी कंपोनेंट्स एक ही फेज में दिख रहे। फेज का मतलब अभी समझो, अभी
ये इसमें घुल गया बेटा पानी में, सॉल्ट भी घुल गया और ग्लूकोज भी घुल गया, मतलब सभी के सभी कौन सी फेज में, अभी लिक्विड फेज में। मैंने उसको सॉलिडिफाई कर दिया, थोड़ा फ्रिज में रख दिया, सॉलिड बनने लगा। अब आपको दिखेगा एक वाटर फेज में, माने एक लिक्विड फेज में, एक सॉलिड फेज में आइस बन रहा है ना, तो दो अलग अलग फेज, एक सॉलिड और एक क्या बन गया बेटा, लिक्विड। तो फेज अलग अलग अगर है तो उसको बोल देंगे बेटा हेट्रोजेनस, एक ही फेज है। क्लियर सॉल्यूशन, इसको मैं क्या बोल देता बेटा, सेम और ओनली वन फेज। ये सिंगल फेज, डबल फेज, थ्री फेज तेना का बुआ था, तो क्लियर सॉल्यूशन बन गया। तो होमोजेनियस का डेफिनेशन बोल देते बेटा, इफ ऑल कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन वन फेज, तो उसको क्या बोल देते बेटा, उसको बोल देंगे होमोजेनियस। यहाँ पे बहुत बढ़िया सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन का। आप एक काम करो, पानी ले लो, पानी में आपने क्या डाल दिया बेटा, मिट्टी, कुछ अमाउंट में तो घुल जाएगा बट बाकी पूरा नहीं घुलेगा, इसको क्या बोल देंगे अपन, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। या सी वाटर देख लो बेटा आप, या टर्बिड वाटर देख लो, रेन वाटर देख लो, ये क्या हो जाएंगे बेटा, वेरी गुड एग्जांपल्स ऑफ हेट्रोजीनियस। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेटा, वाटर प्लस सैंड, इसको पढ़ते टाइम सैंड ही पढ़ो, ओके, सही है। तो देख लेते हैं, नॉट क्लियर सॉल्यूशन, आपको यहां पे क्या बन जाएगा बेटा, टू फेज। टू फेज में क्या बन जाएगा बेटा, एक सॉलिड जो कि क्या है, सैंड। अरे 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 क्या कर रहा हो, इतना गंदा लिख रहा हो, हाँ, सॉलिड जो कि क्या है बेटा, सैंड, और लिक्विड जो कि क्या है बेटा, वाटर। तो डेफिनेशन आपको ऑलरेडी पता चल ही गया होगा, क्योंकि एग्जांपल अगर आप बढ़िया से समझो हो ना तो पूरा बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इफ ऑल कंपोनेंट्स आर नॉट प्रेजेंट इन सेम फेज, तो इसको क्या बोल देंगे बेटा अपन, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या बोल देंगे बेटा अपन, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो आपका ये थोड़ा सा जो केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन चल रहा था बेटा, लाइक प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, मिक्सचर क्या होते हैं, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी इनको। तो जैसे कि ये मिक्सचर जो है बेटा, एक चैप्टर है जिसका नाम है सॉल्यूशन, उस चैप्टर में आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पूरे होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन को पढ़ना है। माने ये कंपोनेंट ऐड कर देने पे क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें, तो वहाँ पे आप होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस के कई सारे वैरायटी ऑफ एग्जाम्पल पढ़ोगे, राइट, कि कौन कौन से टाइप के मिक्सचर होते हैं, सॉलिड सॉलिड, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड लिक्विड, गैस लिक्विड, सॉलिड लिक्विड, तो कई सारे 9 टाइप के अलग अलग आप मिक्सचर पढ़ते हो। तो अपन यहाँ पे वो सब मैं आपको नहीं बताऊंगा, अगर आपने ऑलरेडी फाउंडेशन में देखा तो इट इज़ वेल एंड गुड, नहीं भी देखा है तो आप आगे जब सॉल्यूशन चैप्टर होगा आपका, शायद वो 12th में आ जाएगा या 11th में, जो कुछ भी है, तो आपको वहाँ पे पूरे 9 के 9 टाइप ऑफ मिक्सचर मिल जाएंगे जो आपको पढ़ने होते हैं। मैंने कुछ एग्जाम्पल बताया, जैसे सॉलिड सॉलिड, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड गैस। दूसरा लिक्विड से स्टार्ट कर दो, लिक्विड लिक्विड, लिक्विड गैस, लिक्विड सॉलिड, माने आप सोल्यूट और सॉल्यूशन के बेसिस पे करते हो। नेक्स्ट आ जाता है आपका गैस गैस, गैस लिक्विड और गैस सॉलिड। तो आपको इस 9 टाइप के मिक्सचर मिल जाते हैं जो आप उस चैप्टर में बहुत ही अच्छे से इन डिटेल पढ़ोगे, राइट। ओके चलो बढ़ते बेटा फिर आगे। तो स्टेट्स ऑफ मैटर, आपको पता है ये बहुत ही सिंपल सी चीज चल रही है, और आपकी आज की क्लास का नाम ही है बहुत बेसिक्स से अपन स्टार्ट करें, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो बेसिक्स में जो कुछ भी आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है उसको फिर से यहाँ पे एक बार रिविजिट या ब्रशअप हो जाएगा। तो स्टेट्स ऑफ मैटर क्या क्या होते हैं आपको पता है, क्या क्या होता है बेटा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। क्या क्या होता है बेटा, सॉलिड, लिक्विड और क्या क्या होता है बेटा, गैस। जैसा आपका चैप्टर है बेटा गैसियस स्टेट, ठीक ना, यह चैप्टर का खुद नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है, जो आपका 11th में ही है। उसमें गैस के बारे में बहुत डिटेल में अपन पढ़ने वाले हैं। उसमें फिर से आपको ये क्लासिफिकेशन दिखेगा, सॉलिड लिक्विड गैस,
किस बेसिस पे अपन क्लासिफाई करते हैं? बिटवीन इंटरमोलिकुलर फोर्स, मॉलिक्यूल कितने ज्यादा एक दूसरे को अट्रैक्ट करे हुए हैं, कितने ज्यादा स्ट्रांग अट्रैक्टिव फोर्स है, उसके बेसिस पे आपके डिफरेंस हो जाता है। तो सॉलिड में क्या होता है बेटा? पार्टिकल। अब ये पार्टिकल कुछ भी हो सकते हैं बेटा, ठीक ना, आपका एटम हो सकता है, एलिमेंट हो सकता है, राइट, या मॉलिक्यूल्स होते हैं। पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली बाउंड बाय स्ट्रांग अट्रैक्टिव फोर्स। राइट, जैसे आप वुड ले लो, सिलिका ले लो, मॉलिक्यूल्स क्या है बेटा? एक दूसरे को काफी ज्यादा जकड़े हुए हैं। आप कोई भी सॉलिड सब्सटेंस ले लो, वहां पे मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है बेटा? बहुत स्ट्रांग अट्रैक्टिव फोर्स है। यहां पे दे आर नॉट फ्री टू मूव। यहां पे और एक पॉइंट जोड़ देते हैं, इसको पहला पॉइंट बोल देते हैं, इसको दूसरा पॉइंट बोल देते हैं बेटा, क्या? पार्टिकल्स आर नॉट फ्री टू मूव, बट बॉन्ड वाइब्रेशन होता है। इतना डेप्थ में अपन यहाँ पे अभी नहीं जा रहे, यहाँ पे इसका पहला पॉइंट लिख देते हैं। पार्टिकल्स आर लूजली बाउंड, माने उनके बीच में अट्रैक्टिव तो फोर्स तो है, बट बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं। अभी अपन फिर से क्वालिटी की बात कर रहे हैं, ज्यादा मतलब कितना, मॉडरेट मतलब कितना, कम मतलब कितना, ये नहीं देख रहे। अभी जस्ट अपन क्वालिटेटिवली डिस्कस कर लिए। यहाँ पे क्या बेटा? बहुत ज्यादा स्ट्रांग अट्रैक्टिव फोर्स है। यहाँ पे क्या था? वीक अट्रैक्टिव फोर्स है। यहाँ पे क्या है? और यहाँ पे क्या रह जाएगा बेटा? लीस्ट अट्रैक्टिव फोर्स, कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होगा। और यहाँ पे इसका दूसरा पॉइंट देख लेते बेटा, इसका क्या बन जाएगा? पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव विदिन, इस पॉइंट को समझो, विदिन व्हाट बेटा? लिक्विड फेज। वही में वो घूम रहा है, जैसे पानी, वाटर मॉलिक्यूल तो वही के वही घूम रहा है, राइट, बट वो छोड़ के नहीं जा रहा है। गैस के बारे में देख लेते बेटा, पहला पॉइंट, नॉट attracted or withheld or bound, ठीक ना? फ्री टू मूव एट एनी डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन में कैसे भी ये मूव हो सकते, यहाँ पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मॉलिक्यूल किसी भी तरीके से घूम सकते हैं। मुझे पता है यहाँ पे बहुत जस्ट मैंने एक एक दो पॉइंट ले लिया, वैसे सॉलिड लिक्विड गैस में कई सारी इसका फिक्स्ड मास होता है, ठीक ना, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। यहाँ पे आप जब लिक्विड की बात करते हो, इसका फिक्स्ड मास होता है, वॉल्यूम फिक्स नहीं होता इसका। वुड बेटा मास तो फिक्स्ड होता है, बट ये आप बोल सकते हो जिस कंटेनर में डाल दो उसका शेप भी फिक्स नहीं रहता, राइट। अगर आप कुछ गैसेस को सॉलिडिफाई कर सकते हैं जैसे CO2, तब जाके वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, तब जाके आप उसका मास देख सकते हो। तो केयरफुली सुनो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन सब का क्लासिफिकेशन आपको इन डिटेल देखना है। स्टेट्स ऑफ मैटर ये चैप्टर का ही नाम है, यहाँ पे हम लोग बस इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, क्योंकि आगे जब आपको कुछ ऐसे वर्ड आ जाएंगे कि बेटा कि पार्टिकल फ्रीली मूव हो रहे, क्या किस तरीके से मूव रहे, तो इन चीजों के सवाल में आपको अटकना नहीं चाहिए, इसलिए अपन इसको इन डिटेल देखते हैं। आई होप यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, राइट। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हम लोग दो तरीके से पढ़ेंगे, पहला तो फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरा तो केमिकल प्रॉपर्टीज। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज से, राइट। तो यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की बात कर रहे हैं और इनका मेजरमेंट की बात कर रहे हैं। तो वैसे प्रॉपर्टीज अगर देखा जाए तो होते हैं दो टाइप के, एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरा होता है केमिकल प्रॉपर्टीज, राइट। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में कौन कौन से प्रॉपर्टीज आते हैं, जैसा कि थोड़ा सोचो। फिजिकल माने इट इज रिलेटेड टू अपीयरेंस, माने फिजिकल चीजों में क्या क्या देख सकते हैं अपन? कलर देख सकते हैं कोई भी चीज का, राइट, उसका शेप कैसा है ये चीजें देख सकते हैं, राइट।
वो मतलब कितना ज़्यादा रिजिड है, ये सारी चीज़ें देख सकते हो, उसका वॉल्यूम कितना है। तो ये सारे आ गए बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिख देता हूँ मैं, एग्जांपल ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे कलर हो गया, ऑर्डर हो गया, डेंसिटी हो गया, टेम्परेचर हो गया, ठीक ना। टेम्परेचर में आप बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट लिख दो। ये सभी क्या हो गए बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, वो पानी के साथ कैसे रिएक्ट कर सकता है, वो एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करता है, बेस के साथ उसको हीट करा जाए तो क्या होगा, उसको कूल करा जाए तो हीट करे तो उसको बर्न कर दिया तो क्या केमिकल चेंजेस होंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या बेटा, केमिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस। और यहां पे क्या बन जाएगा बेटा, अच्छा यहां पे पहले एग्जांपल लिख देते हैं। तो दिस इज व्हाट अ फिजिकल चेंज। यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज कब देखते हैं अपन, सॉरी फिजिकल प्रॉपर्टीज कब देखते हैं, फॉर फिजिकल चेंज। और केमिकल प्रॉपर्टीज कब देखते हैं, फॉर केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज में आप देख लो क्या क्या होता है बेटा, बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी को जला दिया, वो लकड़ी थोड़ी ना बचेगा। अब कुछ कार्बन माने कुछ कोल बन गया, वो कुछ स्मोक निकल गया CO2 के फॉर्म में, कार्बन मोनोऑक्साइड में, ये पहला बन गया बेटा आपका बर्निंग ऑफ कोल। केमिकल रिएक्शन कोई भी लिख लो, रिएक्शंस विथ एसिड्स, बेस एटसेट्रा। तो ये क्या बन जाएंगे बेटा आपके, आप इसका स्टडी जो बन जाएगा वो रह जाएगा आपका केमिकल प्रॉपर्टीज, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। इन केमिकल प्रॉपर्टीज को मेजर करने के लिए भी तो कुछ चीजें होना चाहिए। तो इसको मेजर कैसे करा जाता था बेटा, तो इसका थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। जैसे आप दुकान पे गए, ठीक ना, दूध लेते टाइम आप क्या बोलते हो कि भाई साहब 1 किलो दूध दे दो ना, अपन क्या बोलते, 1 लीटर दूध दे दो, आधा लीटर। तो दूध का यूनिट क्या बन गया बेटा, लीटर। अब ये किसने बनाया, कैसे बनाया, देखते हैं। जैसे आप शक्कर लेने के लिए गए, बोले आप वहां पे लीटर में शक्कर मांगोगे ना, आप वहां पे मांगोगे केजी में। बनाना लेने के लिए गए, आप वहां पे मांगोगे डजन के हिसाब से, आप वहां पे ना तो मांगोगे लीटर के हिसाब से। तो हर एक चीज का अपना अपना यूनिट है। तो इन यूनिट्स को या इन मेजरमेंट्स को देखने के लिए, इन प्रॉपर्टीज को देखने के लिए हम लोग ये फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अपन यहाँ पे मेजर करेंगे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज एंड देयर यूनिट, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज एंड यूनिट्स, ये यूनिट्स आगे देखते हैं अपन। अभी जो थोड़ी देर पहले बोल रहे थे ना केजी, लीटर, ये सब आपका यहाँ पे ये पार्ट कवर हो जाएगा। तो देख लेते, ये है आपके 7 फंडामेंटल यूनिट्स किसी भी चीज को देखने के लिए। और ये यूनिट्स कैसे डिसाइड हुए थे, ये चीज मैं फिर से आपको एक बार बोल देता हूँ। देखो बेटा, दिस आर आर्बिट्ररीली डिसाइडेड और इनको यूनिवर्सली एक्सेप्ट करा गया। आप अगर देखते हो तो यहाँ पे arbitrarily decided or designed and universally accepted, तो अगर हमको कोई भी डिस्टेंस मेजर करना है, राइट, पुणे से गोवा कितना है, राइट, बंबई से चेन्नई कितना दूर है, लेंथ, कपड़ा कितने मीटर चाहिए, समझ में आ रहा है। तो ये 7 जो है बेटा ये फंडामेंटल यूनिट्स है। फंडामेंटल माने क्या, यही से सब चीजें, यही से सब मेजरमेंट का शुरुआत होता है। तो ये है बेटा आरंभ। और ये आरंभ कैसा होना चाहिए, प्रचंड होना चाहिए। तो इस प्रचंड आरंभ को केयरफुली 1 बाय 1 देखते हैं। तो लेंथ का यूनिट है बेटा, अच्छा इसका सिंबल है स्मॉल एल, राइट, इसका इस यूनिट का नाम है मीटर और इसका सिंबल है बेटा स्मॉल एम। तो आप अलग अलग सिस्टम देखोगे, आगे CGS देखोगे, MKS देखोगे, बट ये इंपॉर्टेंट कौन सा है बेटा, SI सिस्टम। कौन सा है, SI, इसको बोला जाता है सिस्टम इंटरनेशनल, एक्चुअली फ्रेंच वर्ड से आता है ये, सिस्टम इंटरनेशनल दी यूनाइट्स। वो अपने को इतना ज्यादा फ्रेंच में जाना है, डी यूनाइट्स, तो आगे वो आप और ऐड कर सकते हो, बट हमको उसकी जरूरत नहीं है। तो ये सिस्टमैटिक मेथड बोल सकते हो आप, या IUPAC बोल सकते हो, जो
11th जनरल कॉन्फ्रेंशन हुआ था, कॉन्फ्रेंस हुआ था बेटा, राइट। तो उस जनरल कॉन्फ्रेंस में इस पूरे यूनिट्स पे चर्चा करी गई थी। अब ये जो जनरल कॉन्फ्रेंस का जो मीटिंग था, उस मीटिंग में ये सब चीजें डिसाइड करी थी, और आज भी इसको मेंटेन रखता है बेटा स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल मेजरमेंट्स, राइट। तो ये फिजिकल मेजरमेंट्स जो भी है बेटा, ये वैसे तो फिजिकल यूनिट्स है। दूसरा देखते हैं, ये है मास। मास का यूनिट क्या है बेटा? स्मॉल एम, जिसका अपन क्या नाम क्या है बेटा इस ऐसा यूनिट का? किलोग्राम। आप बोलोगे सर यहाँ पे ग्राम चलेगा क्या? ग्राम भी तो यूनिट है, किलोग्राम, मिलीग्राम ये चलेगा क्या? जैसे मीटर के बारे में देखते हैं, सर यहाँ पे मीटर है, हम लोग सेंटीमीटर ले लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे किलोमीटर ले लेंगे तो क्या होगा, राइट। तो ये सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे डिराइव्ड यूनिट्स में। ये आपके क्या है बेटा? फंडामेंटल यूनिट्स। क्या है बेटा? फंडामेंटल यूनिट्स। यही से सारी चीजें शुरू होती है। हमारा नेक्स्ट यूनिट है बेटा टाइम। टाइम को देखो आप, मैं फिर से वही सेम चीज बोल रहा हूं, यहाँ पे सेकंड में लिखा है, आप मिनट में नहीं कर सकते हो, बट यही से वो मिनट बनेगा। तो ये है हमारे सभी स्टैंडर्ड फॉर्मेट, ठीक। फिर उसके बाद है इलेक्ट्रिक करंट, जिसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका नाम है बेटा एम्पियर, और जिसका सिंबल है कैपिटल ए। नेक्स्ट है आपका थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, जो टी, जिसको अपन बोलते हैं बेटा केल्विन टेम्परेचर बोलते हैं, या सिंपली केल्विन बोल सकते हैं, जिसका सिंबल है कैपिटल के। नेक्स्ट है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको आप मोल कंसेप्ट, जो केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस को आप अगर मेजर करेंगे केमिस्ट्री पढ़ते टाइम, तो उसको मेजर करते हैं अपन इन द फॉर्म ऑफ मोल। वो चाहे दूसरे जगह पे लीटर में मेजर करा जाता हो, किलोग्राम में मेजर करा जाता हो, या और कोई दूसरे यूनिट से मेजर करा जाता हो, हम लोग मेजर करेंगे एन से, जिसको बोला जाता है मोल, और मोल को रिप्रेजेंट करा जाता है ये मोल, जो आप आगे पढ़ोगे एवोगाड्रोस नंबर, ये सब चीजें। तो ये पहला बेसिक जो जस्ट आपको केमिस्ट्री का आज इंट्रोडक्शन चल रहा है, राइट। नेक्स्ट है बेटा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसका वर्ड बेटा सिंबल देख लो, IV। कैंडेला इज अ नेम ऑफ यूनिट एंड CD इज अ सिंबल फॉर दैट यूनिट। तो ये फंडामेंटल यूनिट से सारी चीजें डिराइव करी जाती है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज मेजर करने के लिए ये सारी यूनिट्स अपन डिराइव करेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ऑलरेडी फिजिकल प्रॉपर्टीज के एग्जांपल बोल देंगे, राइट। जैसे कि मास इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी, डेंसिटी इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी, या बॉइलिंग पॉइंट ले लो, या मेल्टिंग पॉइंट ले लो, राइट। स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो आपका डेंसिटी बोल देते, तो इसको कोई लिखने की जरूरत नहीं, राइट। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको मास। तो ये अलग अलग प्रॉपर्टीज को मेजर करने के लिए अपन दो टाइप के यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं। तो यूनिट्स कौन कौन सा था बेटा आपका? पहला तो था आपका फंडामेंटल, और दूसरा तो डिराइव्ड यूनिट। आप फंडामेंटल का मतलब ऑलरेडी बोल दिया है, जहां से सब चीजें शुरू होती है उसको फंडामेंटल बोलेंगे। जो ऐसी कई सारी चीजें, जैसे कि आपको यहाँ पे लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनामिक, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये 7 चीजें दिख रही है। बट मैंने यहाँ पे जो लिखा बेटा डेंसिटी दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा है। तो डेंसिटी के लिए क्या, तो वही अपन देखेंगे डिराइव्ड यूनिट्स में, वही अपन देखेंगे बेटा डिराइव्ड, जो फंडामेंटल यूनिट से बनाए। डिराइव का मतलब वो कहीं ना कहीं से तो लाए गए हैं। तो डिराइव्ड यूनिट्स का मतलब क्या बेटा? जिसको बनाया गया है, बनाया गया है। फंडामेंटल यूनिट से। बात समझ में आ रही है बेटा? तो इसी को डिराइव्ड का मतलब, तो आगे आप केमिस्ट्री में हैलोजन डेरिवेटिव्स, ऑक्सीजन डेरिवेटिव्स, कार्बोनाइल डेरिवेटिव्स, या डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। तो ये डेरिवेटिव्स का मतलब वो उससे बनाया गया है। डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाया गया है। डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया मतलब अमोनिया से बनाया गया है। तो डिराइव यूनिट्स मतलब ये डिराइव करे गए, किससे डिराइव करे, किससे बनाया गया बेटा? फंडामेंटल यूनिट से इसको बनाया गया है, राइट। तो फंडामेंटल यूनिट्स, या आप जस्ट जो वेदर इट इज डिराइव और फंडामेंटल, तो कौन कौन से प्रॉपर्टीज थे मैंने यहाँ पे एग्जांपल बता दिया आपको। फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो हमारा पहला फिजिकल प्रॉपर्टी बेटा, वैसे हम लोग 5-6 फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे,
तो हमारा पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है बेटा, मास एंड वेट। क्या है बेटा, तो मास का यूनिट आपको ऑलरेडी बोल दिया था, राइट। ये क्या था बेटा आपका किलोग्राम। क्या था बेटा, ये था आपका एसआई यूनिट। आप बोलोगे सर ये मास और वेट में हमको कुछ थोड़ा कंफ्यूजन, ये मास और वेट तो सेम ही होना चाहिए। तो मास जो है बेटा, ये फिजिक्स में जब आप जाते हो ना तो आपके लिए अलग अलग बातें हो जाएगी, केमिस्ट्री के लिए अपन सेम ही मानेंगे। ऐसा क्यों, ये मेजर करते टाइम हम लोग क्वेश्चन में वेदर इट इज गिवन मास और वेट, हम दोनों को सेम ही मानते हैं। ऐसा क्यों, वेट जो है बेटा ये जगह प्लेस टू प्लेस इट कैन वैरी। तो ये यूनिट नीचे लिख देते हैं यहाँ पे, फिक्स्ड इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट बेटा, ऑफ प्लेस। और वेट जो है बेटा वैरीज। जैसे कि जिस चीज का वेट धरती पे 1 किलो है, ऐसा नेसेसरी नहीं वो चांद पे भी 1 किलो ही आएगा। इसीलिए द बेस्ट यूनिट इज व्हाट बेटा, मास इज द बेस्ट यूनिट। तो वैरीज अकॉर्डिंग टू प्लेस, राइट। तो जैसे कि कोई चीज का, मैं एग्जांपल के तौर पे वही बोला कि जो चीज का वेट धरती पे 1 है, वो माने आप सिंपल इतना, चांद तो दूर की बात है, जो समुद्र की सतह होती है उस माने आपण मराठीत बोलूया, समुद्र किनाऱ्याला या समुद्र पातळीला जेवढं वेट आहे आणि जर तुम्ही एव्हरेस्ट वर गेला तर वेट नक्कीच बदलणार का, डिपेंड्स ऑन ड्यू टू चेंज इन ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर ये डिपेंड करता है, इट इज इंडिपेंडेंट, या इसको ऑलरेडी कैलकुलेट करा होता है। ये क्या हो रहा है भाई, समझ में आ रहा है क्या, ये पता नहीं क्या बीच बीच में होते रहता है। तो इसका यूनिट देख लेते बेटा, अपन यहाँ पे यूनिट क्या यूज करेंगे, ईएसआई यूनिट। ईएसआई यूनिट क्या यूज करेंगे बेटा, किलोग्राम। क्या यूज करेंगे, किलोग्राम। अभी इसका जो कन्वर्जन है बेटा किलोग्राम का, हमको जो इंपॉर्टेंट कन्वर्जन में यहाँ पे लिख देता हूं बेटा, इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स जो वेट के या मास के वैसे आपको बोल दिया, हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, अपन सिंपल चीजें रखते हैं बेटा, अपने को कॉम्प्लिकेट करना पसंद है नहीं। तो आप इवन एडवांस का भी पेपर देख लिया ना बेटा, वहां पे भी केमिस्ट्री में मास और वेट एक ही रहता है, राइट। तो इंपॉर्टेंट कन्वर्जन देख लेते हैं बेटा। 1 kg का मतलब क्या रहता है बेटा, 10⁻³ ग्राम। और इसको ग्राम को मैं जनरली जीएम लिखता हूं, जस्ट सिंपली जी लिख दिए तो भी काफी है, राइट। मैं इसको लिख देता हूं 1000 ग्राम। बात समझ में आ रही बेटा। आप इसको मिलीग्राम, नैनोग्राम और भी अलग अलग कन्वर्जन कर सकते हो। तो मैं आपको एक सिंपल सा कन्वर्जन लास्ट में बताऊंगा कि सबको लाइक मिली, नैनो, राइट, पिको, इसका अंतर क्या है इनमें, हाउ टू इंटर कन्वर्टेड। अभी हम लोग पहले जस्ट प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। पहला प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखा मास एंड वेट। मास इज फिक्स्ड, वेट इज डिपेंड ऑन द माने इट वैरीज प्लेस टू प्लेस। जैसे कि यहाँ पे माने धरती पे कुछ एक वेट है, तो चांद पे दूसरे प्लैनेट पे कुछ अलग वेट आएगा। क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अलग अलग लग जाएगा। तो यहाँ पे कन्वर्जन, इंपॉर्टेंट कन्वर्जन अभी के लिए तो बस हमको इतना ही ध्यान में रखना है। समझ में आ गया। अगला देखते हैं बेटा, लेंथ। तो लेंथ यूज टू मेजर व्हाट बेटा, डिस्टेंस। तो यहाँ पे सीधा यूनिट्स की बात करते हैं बेटा। यूनिट क्या है इसका, मीटर, राइट, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम। तो इंपॉर्टेंट कन्वर्जन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स, राइट। देखो अभी मीटर से किलोमीटर करने के लिए मीटर टू किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ यहाँ पे वापिस आते टाइम डिवाइड बाय 10⁻, या आप मल्टीप्लाई ही कर दो ताकि आपको समझ में आ जाए, मल्टीप्लाई बाय 10⁻³। जैसे कि एक एग्जांपल लेके मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, राइट। जैसे कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू व्हाट बेटा, 1000 मीटर, राइट। तो मैंने इसको देखो किलोमीटर से मीटर में जाते टाइम मैंने क्या करा बेटा,
यहाँ से यहाँ पे जाते टाइम इंटू 10⁻³ कर दिया, तो वही तो आपको मिल गया। 10⁻³ मतलब 1 के ऊपर 3 0, और कितना ही आसान लैंग्वेज में समझाएंगे बेटा। दूसरा मैं यहाँ पे कन्वर्जन कर देता हूँ, या इसी में उल्टा ऐसा इस तरीके से लिख देता। जब मुझे मीटर से किलोमीटर में जाने हैं तो मैंने क्या कर दिया बेटा, इंटू 10⁻³ कर दिया, तो 10⁻+3 -3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा 1। आई होप आपको यहां तक कन्वर्जन जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बेटा, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो है बेटा यह है डिराइव्ड यूनिट। ये क्या है, डिराइव्ड यूनिट। तो वॉल्यूम के लिए तो आप फंडामेंटल प्रॉपर्टीज अगर देखते हो तो आपको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दिखेगा, वॉल्यूम नहीं दिखेगा। तो वॉल्यूम का यूनिट क्या है आपका, वॉल्यूम का यूनिट है बेटा लीटर, या मैं इसको पहला यूनिट, दूसरा डेसीमीटर क्यूब, समझ में आ रहा है बेटा। ये अलग अलग यूनिट्स है, और लीटर में आगे लीटर, अच्छा इंपॉर्टेंट कन्वर्जन लिख देता हूं ना, इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स 1 लीटर टू ml, कितना बेटा 1000 ml। आपको लीटर से ml जाने टाइम क्या करना पड़ेगा, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां से यहाँ पे जाते टाइम 10⁻³ से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप जो देखो लीटर को किलो लीटर जब बना दोगे तो सेम वही चीज आपको एग्जांपल के तौर पे बता देते, लीटर टू किलो लीटर। देखो किलो जहां पे भी आज मैं आपको ये कन्वर्जन वैसे सभी इन डिटेल फिर से बताने वाला हूँ, इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻+3 किलो लीटर से लीटर जाते टाइम मैंने ये एग्जैक्टली उल्टा कर दिया। आप वैसा अगर कर दो तो यहाँ पे 10⁻³ आ जाएगा, यहाँ पे 10⁻³ आ जाएगा। टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है। नेक्स्ट है बेटा डेंसिटी। अगेन आपका ये फंडामेंटल यूनिट नहीं है, क्या है बेटा डिराइव्ड यूनिट्स। ये डिराइव्ड कैसे करा गया है वो भी बोल देता हूँ। डेंसिटी क्या है बेटा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो ये मास तो आपका क्या था बेटा, फंडामेंटल यूनिट था। डेंसिटी का आप मास का यूनिट देख लो बेटा, क्या था किलोग्राम पर वोट बेटा लीटर या डेसीमीटर क्यूब, राइट। तो आपका इसका यूनिट क्या बन जाएगा बेटा, किलोग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। और मैं इसको ग्राम में ले लिया और इसको सेंटीमीटर क्यूब में ले लिया, तो मैं यहाँ पे और एक चीज लिख देता हूँ, किलोग्राम के बदले ग्राम लिख लेता हूँ और डेसीमीटर क्यूब के बदले सेंटीमीटर क्यूब लिख लेता हूँ। तो इसका यूनिट क्या बन जाएगा बेटा, इसको फर्स्ट इसको सेकंड बोल देता हूँ, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। या इसी को कैसे लिखते हैं बेटा, इसका इस 3 लाइन का मतलब होता है इसी को और कैसे किस तरीके से लिखते थे, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आप ऐसा भी लिख सकते हो। तो ये अलग अलग तरीके हैं बेटा एक ही प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करने के, राइट। ओके, नेक्स्ट है आपका टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या होता है आपका, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। वो सब्सटेंस कितना गर्म है या कितना ठंडा है, इसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, डिग्री ऑफ हॉटनेस या डिग्री ऑफ कोल्डनेस, राइट। तो इसका यूनिट देख लेते हैं बेटा, यूनिट डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट अपन इसको बोल देंगे, राइट। तो अपन यहाँ पे यूनिट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स देख लेते बेटा। या और एक इंपॉर्टेंट रह गया केल्विन, राइट। वैसे तो केल्विन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये एसआई यूनिट था बेटा। ये क्या था आपका, एसआई यूनिट। तो टेम्परेचर देख लेते हैं, टेम्परेचर इंपॉर्टेंट कन्वर्जन। तो देख लेना, डिग्री सेल्सियस से आपको किस में कन्वर्ट करना है बेटा, केल्विन। तो यहां से यहां तक जाते टाइम प्लस 273.15 कर दो, यहां से आते टाइम क्या कर दो, माइनस 273.15 कर दो, राइट। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे देखा जाए तो 5 या 25 बोल दो,
या 27 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू कितना केल्विन? कैसे कर दोगे? सवाल सॉल्व कर देते, यहाँ पे जवाब लिख देते हैं। तो यहाँ पे 27 प्लस 2, अच्छा देखो हमको डिग्री सेल्सियस से केल्विन में करना है, केल्विन में करना है, यहाँ पे ढंग से लिख देते इज इक्वल टू कितना केल्विन। तो देख लो डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाते टाइम आपको क्या कर देना है? 273.15 कर देना है। तो आपको कितना मिल जाएगा बेटा? ये 300.15 केल्विन। दूसरा, ये पहला कन्वर्जन हो गया बेटा, दूसरा कन्वर्जन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। डिग्री सेल्सियस से लेके आपको फ़ारेनहाइट में जाते टाइम क्या कर देना है बेटा? डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाते टाइम 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32 प्लस 32, इतना पूरा कन्वर्जन करना है। यहाँ से जाते टाइम क्या कर दोगे बेटा? इंटू 5/9 माइनस, अच्छा आप एक ही कन्वर्जन को भी अगर ढंग से लिख लिए तो भी काफ़ी है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू कितना बन जाएगा बेटा? 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ये बन जाएगा आपका फ़ारेनहाइट का कन्वर्जन। आई होप आपको ये सभी कन्वर्जन्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए, राइट। तो अपन आज के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं बेटा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे दिया आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजेनियस सब्सटेंस। हेट्रोजेनियस सब्सटेंस कौन सा है? बॉटल वाटर। अच्छा हेट्रोजेनियस सब्सटेंस कैसे देखेंगे बेटा? एटलीस्ट 2 डिफरेंट फेजेस कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन, components are present in at least 2 different phases। ये आपको आज की क्लास में बहुत अच्छे से समझाया है, राइट। कम से कम 2 अलग अलग फेजेस में होंगे। तो देख लेना, बॉटल वाटर एक ही फेज है, 1 फेज। टेबल सॉल्ट सिर्फ सॉल्ट ही है, एक ही फेज है। पीस ऑफ कॉपर एक ही फेज है, बात समझ रहे हो। बट कैंडल, कैंडल में क्या है बेटा? सॉलिड में एक धागा भी है आपका, राइट। आपको हेट्रोजेनियस एग्जांपल देखना था बेटा, राइट। तो पीस ऑफ कॉपर मतलब वो सॉलिड ही स्टेट में है, राइट। बट अगर आप कैंडल का एग्जांपल देखते हो तो कैंडल में आपका लाइक थ्रेड भी है और आपका पैराफिन भी है। तो आप इस बात को समझो। तो ये क्या बन जाएगा आपका? अच्छा, जो फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हेट्रोजेनियस सब्सटेंस, राइट। तो कैंडल विल बी द करेक्ट आंसर। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सब्सटेंस कंटेन एलिमेंट एंड कंपाउंड विद इन अ पेयर। एलिमेंट भी होना चाहिए, कंपाउंड भी होना चाहिए। आपको पता है ऐसा कौन सा सब्सटेंस है कि जहां पे आपको एलिमेंट भी वही है और कंपाउंड भी वही है? तो देखते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन एलिमेंट है, CH4 कंपाउंड है, बट यहाँ पे अलग अलग है। इन्होंने क्या बोला है बेटा? पेयर ऑफ सब्सटेंसेस विच कंटेन एलिमेंट एंड कंपाउंड विद इन अ पेयर। एलिमेंट भी होना चाहिए और कंपाउंड भी होना चाहिए, राइट। तो देख लेना, ये यहाँ पे ये एलिमेंट भी है और कंपाउंड भी है, O2। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इट इज एन एलिमेंट, प्लस इसको कंपाउंड भी बोल सकता हूँ मैं, CH4 इट्स एन कंपाउंड नॉट एन एलिमेंट। ठीक, ये कंपाउंड है। N2 क्या है बेटा? आपका एलिमेंट भी है, एलिमेंट मतलब प्योर, इसमें और कुछ भी नहीं। N2 मतलब सिर्फ N2 ही है, राइट। प्लस यहाँ पे इसको मैं कंपाउंड भी बोल सकता हूँ, नाइट्रोजन कंपाउंड। बट ये CO2 जो है ना बेटा, ये कंपाउंड है ना कि एलिमेंट। क्यों? ये बना है कार्बन और ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन बना है सिर्फ नाइट्रोजन से, तो इसको एलिमेंट भी बोल सकता है और कंपाउंड भी बोल सकता है। ऑक्सीजन बना है सिर्फ ऑक्सीजन से, तो इसको एलिमेंट भी बोल सकता हूँ और कंपाउंड भी बोल सकता हूँ। जैसे बात आती है हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन एलिमेंट भी है बेटा, मैं इसको कंपाउंड भी बोल सकता हूं, क्योंकि ये हाइड्रोजन जो कंपाउंड है सिर्फ हाइड्रोजन से ही बना है, तो प्योर है इसलिए एलिमेंट है। O2 भी क्या है बेटा? ये एलिमेंट है और इसको मैं कंपाउंड भी बोल सकता हूं। बट सोडियम एंड कार्बन ये एलिमेंट है, कंपाउंड नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड कंपाउंड है बट एलिमेंट नहीं है। तो आपका ऑप्शन जो है बेटा वो बी बन जाएगा, जहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिल रहा है? वो कंपाउंड एज वेल एज एलिमेंट। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो सही जवाब बन जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट है बेटा आपका, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर।
अमोनिया एलिमेंट है बेटा, अमोनिया एलिमेंट है क्या? ना। सोडियम कंपाउंड है क्या? ना। एयर मिक्सचर है, बिल्कुल सही, तो पहला आंसर बन नहीं सकता। करेक्ट कॉम्बिनेशन। वाटर एलिमेंट है क्या? ना। शुगर कंपाउंड है क्या? बिल्कुल यस। एक्वियस शुगर सॉल्यूशन मिक्सचर है क्या? बिल्कुल यस, क्योंकि इसमें क्या है बेटा? वाटर है प्लस ग्लूकोज है, इसलिए ये क्या बन गया बेटा? मिक्सचर बन गया। हाइड्रोजन एलिमेंट है क्या? बिल्कुल है, हाइड्रोजन क्या है? एलिमेंट है। ऑक्सीजन कंपाउंड है क्या? बिल्कुल कंपाउंड है, O2, O डबल बॉन्ड O, ये एलिमेंट भी है और कंपाउंड भी है, बिल्कुल सही। बट वाटर मिक्सचर है क्या? ना, वाटर तो प्योर सब्सटेंस है, मिक्सचर क्या होते हैं बेटा? मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सिल्वर एलिमेंट है क्या? बिल्कुल है। वाटर कंपाउंड है क्या? बिल्कुल, ये बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, कंपाउंड है बेटा। एयर मिक्सचर है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि एयर में अलग अलग मॉलिक्यूल्स होते हैं, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, राइट, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आपका सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप ये सवाल आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। हमारा नेक्स्ट है बेटा, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। निम्नतम दिए गए उदाहरणों में से कौन सा सबसे करेक्ट स्टेटमेंट होगा, देखते हैं। द पार्टिकल इन अ लिक्विड आर मोर क्लोजली हेल्ड देन अ गैसेस, बिल्कुल सही है। लिक्विड में ज्यादा पास में होते हैं मॉलिक्यूल एज कंपेयर टू गैस, बट लेस फ्री टू मूव देन सॉलिड। ना, वो सॉलिड में तो मूव होते ही नहीं है, लिक्विड में हो जाते हैं। तो ये पहला स्टेटमेंट जो है बेटा गलत बन जाएगा। पहला वाला पार्ट तो सही था, बट ये यहां से जो देखते हो लेस फ्री टू मूव, ना, मोर फ्री टू मूव देन द सॉलिड। लिक्विड के पार्टिकल ज्यादा मूव हो सकते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते बेटा, द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर अरेंज्ड इन ऑर्डरली फैशन बट दे कैन मूव एज फ्रीली एज लिक्विड। नो, ये मूव नहीं हो सकते, ये मूव नहीं हो सकते। नेक्स्ट देखते हैं, द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस आर फार अपार्ट एज कंपेयर टू सॉलिड, बिल्कुल सही है। एंड लिक्विड्स एंड देयर मूवमेंट इज इजी एंड फास्ट, बिल्कुल सही वाला स्टेटमेंट है। गैस के मॉलिक्यूल बहुत आसानी से मूव हो सकते हैं। लास्ट वाला भी पढ़ ले, द पार्टिकल ऑफ गैसेस मूव फास्टर देन लिक्विड ओनली व्हेन द गैसेस आर हीटेड। नो, ऐसा नहीं है, गैस को हीट नहीं भी करा तो भी वो मूव होते रहते हैं एज कंपेयर टू लिक्विड्स। तो आपका सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ दिस इज नॉट प्योर कंपाउंड। प्योर कंपाउंड कौन सा नहीं है? O3 प्योर कंपाउंड है, सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है O3, H2O2 एक ही, यहां पे कोई भी मिक्सचर नहीं है। प्योर प्योर प्योर, तीनों के तीनों क्या है बेटा? प्योर है। बट सुक्रोज सॉल्यूशन, ये किससे बनेगा बेटा? सुक्रोज सॉल्यूशन बोला है तो वाटर तो रहना ही है इसमें, अगर कुछ भी नहीं मेंशन है तो ये क्या बन गया? मिक्सचर बन गया। तो कौन सा प्योर कंपाउंड नहीं था? जो था आपका लास्ट ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मैं फिर से बोल देता हूं, हमारा मोटिवेशन वही रहेगा बेटा, जब आप कमेंट बॉक्स में बहुत अच्छा क्वालिटी क्वेश्चंस पूछोगे। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, मेजर टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल इज 200 फ़ारेनहाइट, व्हाट विल दिस टेम्परेचर रीडिंग ऑन द सेल्सियस स्केल। बहुत आसान है, आप डिग्री सेल्सियस से जब फ़ारेनहाइट जाते हो तो क्या कर देते हो बेटा? इनटू 9/5 प्लस 32, राइट। तो आप यहाँ पे जाते टाइम क्या कर दोगे बेटा? -32 इंटू 5/9 कर दोगे। तो देख लेते हैं पूरा सॉल्यूशन। डिग्री सेल्सियस कहाँ से लिखा है आपको? डिग्री सेल्सियस में करना है। डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट -32 इंटू क्या कर दोगे बेटा? 5/9। सॉल्व कर देते हैं, यहाँ पे 200 दिया, -32 इंटू 5/9। 5/9 को आप 0.55 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कितना बच जाएगा बेटा? 168 इंटू 5/9। तो आप यहाँ पे इसको सॉल्व करो तो आपको 993.3 के आसपास मिल जाएगा। तो आपका सही जवाब देख लो, 93.5 के आसपास या 93 फर्क नहीं पड़ेगा। तो 93.33 डिग्री सेल्सियस ये आपका सही जवाब आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी, राइट। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या है बेटा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट SI यूनिट। SI यूनिट किसके लिए बेटा? फंडामेंटल यूनिट्स। तो देख लो आप, मीटर जो है आपका SI यूनिट है,
फॉर लेंथ, कैंडेला फॉर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, मोल्स फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लीटर जो है ये नहीं है। तो आपका सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट। तो नेक्स्ट आपको रिवीजन के तौर पे मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं, हम लोगों ने आज क्या देखा बेटा, सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा। तो एक बार फिर से क्लास को रिवाइज करके नोट्स अच्छे से बना लो, तो यही आपका बन जाएगा बेटा रिवीजन। होमवर्क में आपको वही बोल देता हूं, मेक गुड नोट्स, पहली क्लास के लिए बोल रहा हूं बेटा, राइट। तो आगे से हमेशा फॉलो करते रहना। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देता हूं, सॉल्व डीपीपी। डीपीपी भी आपको जो मिलेगा वो सॉल्व करके खत्म कर देना है। आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और हम लोग आगे इसी तरीके से इसी जोश के साथ, आज के लेक्चर के मैं कमेंट्स देखता हूँ आप कितना बढ़िया से कितने क्वालिटी क्वेश्चन पूछते हो, कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हो, इसी के ऊपर हमारा मोटिवेशन बरकरार रहेगा, और इसी तरीके से अपन जबरदस्त क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करेंगे, और इस सेशन को, इस अभियान बैच को आखिरी तक पहुंचाएंगे। और सीईटी का रिजल्ट तो वैसे आना ही वाला है, अपन पहुंचेंगे बेटा जेई नीट तक। ओके, चलो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, सी यू। तब तक के लिए पढ़ते रहो, ठीक ना, और पढ़ाते रहो। चलो मिलते हैं बेटा।